Hello, good morning, students. Today we shall start solutions module number 2. As you know that we have already discussed a few terms, that is concentration, binary solution, volume percentage, mass percentage, ppm, etc. Today we shall be starting with mole fraction. हमने ppm, वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज ये सब कर लिए. अब हम मोल फ्रैक्शन करेंगे. मोल फ्रैक्शन अगर वैसे देखा जाए समझने के हिसाब से, डेफिनेशन से पहले, तो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल तो हम जानते ही हैं 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स की कलेक्शन को एक मोल कहते हैं. मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट ऑफ ए मोल. अब पार्ट ऑफ ए मोल का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए वी हैव 2 or 3 components in a solution. If we don't take 3, we take 2 components initially. 2 components थे और solution जो बना तो उसमें फर्स्ट component के थे 10 moles और सेकंड कंपोनेंट के थे 40 मोल्स. हमने सॉल्यूशन बनाया, 2 कंपोनेंट्स थे, उसमें फर्स्ट कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स थे 10 और सेकंड कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स थे 40. दोनों को मिक्स कर दिया, देन वी गॉट टोटल सॉल्यूशन में कितने मोल्स हो गए? 50 मोल्स. अब इस सॉल्यूशन में 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, टोटल 50 मोल्स आ गए. अब इन 50 मोल्स को प्रॉपरली मिक्स करने के बाद मैं यहां से 1 मोल सैंपल लूं, सिर्फ जस्ट 1 मोल, और उस 1 मोल में मैं पूछूं कि इसमें 1 का हिस्सा, फर्स्ट कंपोनेंट का हिस्सा कितना है और सेकंड कंपोनेंट का हिस्सा कितना है. तो आप ऐसे करेंगे कि फर्स्ट कंपोनेंट के थे 10 मोल और टोटल हुए 50 मोल्स. सेकंड कंपोनेंट के थे 40 मोल्स और टोटल हुए 50 मोल्स. फर्स्ट कंपोनेंट का हिस्सा आ गया 1/5, 5वां हिस्सा, और दूसरे कंपोनेंट का हिस्सा आ गया 4/5. हम इस तरह से निकालेंगे. और अब मैंने बात की थी कि 1 मोल में फर्स्ट कंपोनेंट का कितना हिस्सा बनेगा, तो जवाब आया 1/5, और दूसरे कंपोनेंट का हिस्सा कितना बनेगा? 4/5. अब मैं अगर ये कहूं कि इन दोनों के हिस्सों को जोड़ दिया जाए तो 1/5 प्लस 4/5, यू ऑल नो इट इज 5/5, दैट इज 1. या अगर हम ऐसे ऐड करने से पहले इसको अदरवाइज सोचते कि 1 मोल के हमने 2 टुकड़े किए थे, एक 1/5 था और दूसरा टुकड़ा 4/5 था, और जब वो टुकड़ा यानी कि वो मोल फ्रैक्शंस जब हमने जोड़ दिए तो फिर कितना आ गया? 1 मोल ही तो बनना था जब सारे टुकड़ों को जोड़ देते. तो ये तो था 2 कंपोनेंट्स जब लिए. अगर हम 3 कंपोनेंट्स लें, 4 कंपोनेंट्स लें, 5, जितने मर्जी कंपोनेंट्स ले लें, तो मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका भी यही रहता है. और दूसरी चीज जो मैं ये बताना चाह रही थी कि मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि टोटल जो सॉल्यूशन है आपका, उसमें से हम 1 मोल टेस्टिंग सैंपल के तौर पे 1 मोल का उसमें टेस्टिंग सैंपल ले लें, तो उसमें से किस पार्टनर का कितना हिस्सा निकलेगा. मोल फ्रैक्शन मीन्स 1 मोल में किसी भी कंपोनेंट का कितना हिस्सा निकलेगा. अदरवाइज डिफाइन करना हो तो इट इज द मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करना हो तो इट इज सिंपली अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गिवन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. और वही इसका फॉर्मूला भी रहता है. तो किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1, और यू कैन प्रिसाइजली राइट दैट द कंसिडर्ड कंपोनेंट, या 1 कंपोनेंट लिख लीजिए, कोई बात नहीं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन, ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन. मान लीजिए
अब इसको फॉर्मूले के हिसाब से देखना हो तो अगर ए कंपोनेंट है उसका आपने मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से डिनोट करते हैं। ए कंपोनेंट का एक बाइनरी सॉल्यूशन में हमने मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। बाइनरी में 2 ही कंपोनेंट होंगे इसलिए दोनों ऐड किए, अगर ज्यादा होते तो सबको ऐड करते। और फिर ये एक्स ए आ गया, उसी तरह से एक्स बी निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। और अगर हम इस मोल फ्रैक्शन को इस मोल फ्रैक्शन में ऐड कर दें तो जैसे मैं पहले भी बता चुकी कि मोल फ्रैक्शन के एडिशन का मतलब है कि एक मोल में जितना एक पार्टनर का हिस्सा था और दूसरे पार्टनर का हिस्सा था एक मोल में, उन दोनों हिस्सों को हम जोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है एक मोल ही बनने वाला है। तो ये याद रखें हमेशा कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये 2 कंपोनेंट्स थे, अगर ज्यादा कंपोनेंट्स होते एक्स ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी इस तरह जितने मर्जी कंपोनेंट्स होते सबके मोल फ्रैक्शंस को हम ऐड कर दें, देन finally it comes out to be 1, that is 1 mole. So इसको थोड़ा और समझने के लिए let us say we have 4 components. तो XA will be equal to number of moles of A upon number of moles of A plus number of moles of B plus number of moles of C plus number of moles of D. उसी तरह से एक्स बी आ जाएगा। एक्स बी में हम एन बी ऊपर लिखेंगे और डिनोमिनेटर में आपका एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी सारा आएगा। और इस तरह से अगर हम एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स डी कभी करेंगे तो वो फाइनली उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 1। या आप ये कह सकते हैं आपको इन 4 मोल फ्रैक्शंस में से अगर कोई 3 मालूम है, ये मालूम इनकी वैल्यू मालूम है, ये मालूम नहीं है, तो इसको मालूम करने का हमारे पास बड़ा सिंपल तरीका है। एक्स ए विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स डी। इन सब मोल फ्रैक्शंस को आप इसमें से माइनस कर देंगे। खैर इस चैप्टर में हमारा ज्यादा वास्ता जो है वो 2 कंपोनेंट्स के साथ ही पड़ा है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 एंड एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी या एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। Or for many components we can generalize that xi is equal to number of moles of I upon total number of moles of all the components, and x1 plus x2 plus x3 plus so on xi is always equal to 1। अगर total mole fractions add कर दें तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। Then we talk about molarity। molarity का सिंबल कैपिटल M होता है। molarity इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 liter of solution। गौर करने वाली बात क्या है, it is number of moles of solute। okay, dissolved in 1 liter volume of the solution। solution means उसमें solute और solvent दोनों शामिल हैं, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का वॉल्यूम लेना है आपने लीटर में। इस फॉर्मूला में एक मॉडिफिकेशन हो सकती है कि जब आपने वॉल्यूम लीटर में लिया है सॉल्यूशन का देन इट्स ओके। अगर आप ये सॉल्यूशन यहाँ पे मिलीलीटर में लेते हैं, लीटर की अपेक्षा अगर आप यहाँ पे मिलीलीटर लेते हैं तो आपको मालूम है कि मिलीलीटर को लीटर में बनाने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ डिवाइड करने का मतलब है आप क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। बट इट इज ओनली इन केस ये वॉल्यूम आपने लीटर में नहीं मिलीलीटर में अगर लेना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो न्यूमरेटर में 1000 जरूर जाएगा, यानी कि तब फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000। अच्छा, अब इसको एक्सप्रेस करने का, जैसे मैं बोलूं 2.2 मोलर सॉल्यूशन,
0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मोलर का मतलब है मैं क्या इंडिकेट कर रही हूं, इसकी मोलैरिटी इंडिकेट कर रही हूं, या मैं इसको 0.2 मोलर के बजाय 0.2 m भी लिख सकती थी, कैपिटल M। तो 0.2 मोलर का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 0.2 मोलर का मतलब हुआ 0.2 moles of sodium hydroxide have been dissolved in 1 liter solution। अब 0.2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल का वेट होता है 40 ग्राम, तो 0.2 मोल्स का वेट हो गया 40 into 2 दैट इज 8 ग्राम। अब क्या किया होगा, कैसे बनना है ये सॉल्यूशन कि आपने पहले यहाँ पे 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड रख दिया, फिर ऊपर से वाटर डाला ताकि टोटल जो वॉल्यूम था वो 1 लीटर हो। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हमने ये नहीं किया कि 1 लीटर पानी डाल दिया पहले, ऊपर से 8 ग्राम NaOH डाला है, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। हुआ क्या है, NaOH पहले डाल दिया 8 ग्राम, ऊपर से आपने वाटर डाला और टोटल वॉल्यूम जो है दैट इज 1 लीटर। सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है 1 लीटर, ये समझना जरूरी है। कई बार हम इस गलतफहमी में रहते हैं कि 1 लीटर वाटर था और फिर उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.2 मोल्स डाले, उसको हम समझते हैं कि वो इसका 2.2 मोलर का ये मतलब हुआ 0.2 या जितने भी मोलर आप लें। तो मोलैरिटी में जो सोल्यूट है और सॉल्यूशन दोनों का टोटल वॉल्यूम जो है दैट शुड बी 1 लीटर, ये ध्यान रखें। इसकी यूनिट्स होती हैं मोल पर लीटर, या इसको मोलर भी बोल देते हैं। सो मोलैरिटी में तो यही। देन वी कम टू मोलैलिटी, जिसका सिंबल स्मॉल m कॉमनली यूज किया जाता है। मोलैरिटी और मोलैलिटी में देखने में बड़ा थोड़ा, लेकिन वैसे बहुत मेजर फर्क है ये। मोलैलिटी में भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ही लेंगे आप। मोलैलिटी की डेफिनेशन जैसे होती है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब दो डिफरेंस है मेजर। एक तो हम 1 लीटर नहीं कह रहे हैं, जो कि मोलैरिटी में हम 1 लीटर कहते थे, और हम कह रहे हैं 1 kg। और मोलैरिटी में 1 लीटर भी किसका कंसीडर करते थे, सॉल्यूशन का। यहाँ पे 1 kg किसका कंसीडर कर रहे हैं, सॉल्वेंट का। तो अब मैं सेम एग्जांपल लेती हूं, जैसे 0.2 मोलर हमने देखा कैसे बना था, अब हम 0.2 मोलल देखेंगे। 0.2 मोलर जब, यानी कि मोलैरिटी जब 0.2 थी, तब हमने सॉल्यूशन देख लिया कैसे बना था कि 1 लीटर 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड था, बाकी वाटर था, और टोटल वॉल्यूम जो हुआ वो 1 लीटर हुआ। लेकिन अब देखेंगे, अब क्या है, 0.2 मोलर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट NaOH कितने हो गए, 0.2 मोल। तो वेट तो NaOH का हुआ 8 ग्राम, उसमें कोई चेंज नहीं आई, वहां भी 8 ग्राम ही लिया था। लेकिन वहां पे 8 ग्राम डाला था इसमें बीकर में, और ऊपर से पानी डाला, टोटल वॉल्यूम जो था वो 1 लीटर हुआ। अब की बार आप क्या करेंगे, आपने 1 किलोग्राम पानी ले लेना है पहले से। इसमें मैं 1 किलोग्राम कह रही हूं, 1000 ग्राम्स, लीटर फिर भी नहीं कह रही हूं। 1000 ग्राम वाटर ले लेना पहले, और ऊपर से 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देना है। तब जो सॉल्यूशन बनेगा दैट विल बी 0.2 मोलल। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। यहाँ पे हमने 8 ग्राम प्लस वाटर, दोनों का वॉल्यूम 1 लीटर हुआ था। 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, वॉल्यूम दोनों का 1 लीटर था, वॉल्यूम लिया था हमने। और यहाँ पे हमने क्या किया, सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट यानी कि पानी लिया 1 किलोग्राम, और उसमें 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग से डाला, तो तब इसको बोलेंगे 0.2 मोलल। अगर हमने 0.1 मोलल डालना होता, 0.1 या 1 मोलल डालना होता, 1 मोलल मतलब 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का, 1 मोल का वेट 40 ग्राम होता है, तो हम 1 किलोग्राम पानी लेते और ऊपर से 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते। वैसे ही 1 मोलर बनाना होता तो हम पहले 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते, ऊपर से पानी डालते, फिर टोटल वॉल्यूम जो था वो 1 लीटर होना चाहिए था। सो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मोलर और मोलल में क्या क्या फर्क है। इसके सिवाय आपको अच्छा, मोलैलिटी के यूनिट्स हो गए मोल पर केजी, या इसको मोलल भी कह देते हैं। सो अब इसके बाद नोट करने वाली बात क्या है कि अभी तक हमने जो ppm, मोल फ्रैक्शन, वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज,
मोलैरिटी सब पढ़े। इनमें से मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि मोलैरिटी में आपको फॉर्मूला याद है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। लीटर क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, और टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम कम हो सकता है। सो मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, बिकॉज इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग वॉल्यूम ऑफ द solution, and volume will change with change in temperature. So molarity जो है टेम्परेचर चेंज के हिसाब से चेंज होने वाली चीज़ है। आपको जिस दिन ठंड है उस दिन सॉल्यूशन की मोलैरिटी कुछ और आएगी, वही सॉल्यूशन आप किसी गर्म दिन उसकी मोलैरिटी चेक करें तो थोड़ी चेंज हो सकती है टेम्परेचर के हिसाब से। इसलिए मोलैरिटी की ये थोड़ी डिसएडवांटेज रहती है। जहाँ इसके एडवांटेजेस हैं कुछ और, तो वहाँ ये थोड़ी सी डिमेरिट रहती है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। तब तक ओके।